ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज से मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड और तुम मेरी गर्लफ्रेंड। यह मैसेज पढ़कर अचानक ही अनिका की हंसी छूट गई। शर्म के मारे अनिका के गाल लाल जरूर होने लगे थे, मगर रोहित का इस तरह का मैसेज अनिका को काफी चाइल्डिश लग रहा था। अनिका सोच रही थी कि देश और दुनिया का इतना बड़ा बिजनेस टाइकून इस तरह के मैसेज कैसे कर सकता था। जब अनिका यह सोच रही थी तभी रोहित ने एक और मैसेज अनिका को भेज दिया। मैसेज में लिखा था, आई थिंक हमें हमारी पहली ऑफिशियल डेट के लिए पर्सनली मिलना चाहिए, तो बताओ कब मिल सकता हूँ मैं तुम्हें। मुस्कुराती हुई अनिका ने रोहित को मैसेज में लिखा, आई एम नॉट फ्री फॉर सम डेज। अनिका की बात गलत भी नहीं थी। डॉक्टर सक्सेना ने जिस बच्चे के ऑपरेशन की रिक्वेस्ट की थी उस बच्चे का ऑपरेशन 4 दिनों बाद था और अनिका जानती थी उसके शरीर को आने वाले कुछ दिनों में आराम की जरूरत थी ताकि ऑपरेशन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम न हो। एक सर्जन के लिए सर्जरी के वक्त पूरी तरह से मेंटली और फिजिकली फिट रहना बहुत जरूरी था और अनिका यह बात बहुत अच्छी तरह से जानती थी। रोहित को मैसेज भेजने के बाद अनिका ने फोन साइड टेबल पर रख दिया और बेड पर सो गई। हमेशा की तरह कुछ ही सेकंड में अनिका गहरी नींद में चली गई। तभी आर्यन चुपके से अनिका के बेडरूम में आया। उसने अनिका को बड़े ही प्यार से कंबल उठाया और अनिका के बगल में जाकर लेट गया। आज आर्यन को नींद नहीं आ रही थी। आर्यन जानता था कि अगले दिन स्कूल में उसके डांस प्रैक्टिस होने वाली है। आर्यन को डांस करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह जल्द से जल्द रिया के साथ फिर से अदला बदली करना चाहता था। आर्यन जानता था अगले दिन रिया बलबीर सर की एकेडमी में जा सकती है और यही एक मौका है जहां पर वह अदला बदली कर सकते हैं। कुछ देर सीलिंग की ओर देखने के बाद अचानक ही आर्यन के मन में पिंकी का ख्याल आने लगा। पिंकी एलर्जी रिएक्शन की वजह से हॉस्पिटलाइज्ड थी। अनिका के कहने के मुताबिक एलर्जी रिएक्शन कुछ ही घंटों में दवाई देने से ठीक हो जाता है। आर्यन यह सोच में पड़ गया कि अगर उसकी मॉम की बात सच थी तो फिर क्यों पिंकी इतने दिनों से स्कूल नहीं आई थी। आर्यन ने सोच लिया था कि अगर अगले दिन भी पिंकी स्कूल नहीं आई तो वह किसी तरह फोन करके पिंकी से बात करेगा। गुलेरिया हाउस। सुबह को आकाश गुलेरिया अपने कमरे की बालकनी में खड़ा कुछ सोच रहा था। तभी आकाश का एक एम्प्लॉय हाथ में सूटकेस लिए आकाश के कमरे में दाखिल हुआ। आकाश ने अपने एम्प्लॉय की ओर देखकर पूछा, क्या तुम मिस अनिका के डीएनए सैंपल ले आए हो? उस आदमी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आकाश गुलेरिया अपने पर्सनल इन्वेस्टिगेशन और सिक्योरिटी के काम हमेशा उसी को सौंपता था। उस आदमी का नाम था मयूर गुलेरिया। वो गुलेरिया परिवार का दूर का रिश्तेदार था। मयूर के साथ कुछ ऐसे लोगों की टीम थी जो प्राइवेट डिटेक्टिव और प्राइवेट एजेंट्स थे। बिजनेस डील की सीक्रेट इंफॉर्मेशन निकालनी हो या किसी भी पर्सनल लाइफ की छानबीन हो, आकाश को हर सीक्रेट इंफॉर्मेशन मयूर पहुंचाया करता था। इससे पहले मयूर को दिया गया हर काम मयूर ने एफिशिएंटली निभाया था। आकाश ने दिया हुआ यह काम मयूर के लिए काफी आसान था। करण गुलेरिया ने आकाश को पहली बार कोई रिक्वेस्ट की थी। आकाश अपने चाचा करण गुलेरिया की रिस्पेक्ट शायद अपने सगे पापा से भी ज्यादा करता था और इसीलिए वह जल्द से जल्द उन्हें वह हर इंफॉर्मेशन देना चाहता था जो वह चाहते थे और इसलिए इस सिंपल से काम के लिए भी आकाश ने मयूर को अपॉइंट किया था। मयूर कुछ देर आकाश के सामने खामोश खड़ा रहा। तब आकाश ने मयूर को फिर से पूछा, कहाँ है वह डीएनए टेस्ट सैंपल? निराश और हताश लग रहे मयूर ने अपनी गर्दन नीचे की ओर और आकाश से कहा, सॉरी सर, मैं अब तक उस लड़की के डीएनए सैंपल नहीं ला पाया हूँ। यह सुनकर आकाश हैरान रह गया। एक लड़की के पास से उसका डीएनए सैंपल लेना काफी आसान सा काम था। इससे पहले मयूर ने ऐसे कई काम किए थे
जिन्हें पूरी तरह से कानूनी नहीं कहा जा सकता था, और उन कामों में कई बार पकड़े जाने का रिस्क भी रहता था। बड़े से बड़े पॉलिटिशियन क्रिमिनल के पास मयूर ने बड़ी सफाई से इंफॉर्मेशन निकलवाई थी। फिर यह तो सिर्फ एक डीएनए टेस्ट सैंपल कलेक्ट करने की बात थी। लड़की के बाल, नाखून, कप पर लगा अनिका का सलाइवा, मयूर के लिए यह हासिल करना ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। हैरान आकाश में मयूर से कहा, यह तुम क्या कर रहे हो? एक सीधी साधी लड़की के पास तुम उसका डीएनए सैंपल नहीं ला पाए? मयूर वैसे तो गुलेरिया परिवार का ही हिस्सा था, मगर मयूर आकाश गुलेरिया और गुलेरिया इंडस्ट्रीज का एक होनहार और वफादार एम्प्लॉय था। आकाश मयूर का बॉस था और मयूर भी आकाश को उतनी ही रिस्पेक्ट देता था जितना एक एम्प्लॉय अपने बॉस को। मयूर ने अपनी गर्दन झुकाकर आकाश के सवाल का जवाब देते हुए कहा, मैंने इससे पहले कभी किसी को इतना अलर्ट रहते हुए नहीं देखा। मैं इस लड़की को समझ नहीं पा रहा हूँ। दिन भर सोती रहती है, बस खाना खाने के लिए उठती है और खाना खाते ही अपने प्लेट और बाकी बर्तन धो लेती है। इतना ही नहीं, मैंने कई बार अपने आदमियों को डिलीवरी के बहाने से मल्होत्रा हाउस में भेजा था। उन्हें कहीं पर भी इस लड़की की फिंगरप्रिंट भी नहीं मिले। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसका डीएनए सैंपल कहां से लाऊं। वह अपने बेड के बगल में रखे एक पानी के जार से पानी के गिलास में पानी निकाल कर पीती है, मगर हैरानी की बात यह है कि पानी पीने के बाद वह तुरंत ही गिलास पर से अपने होठों के निशान मिटा देती है। इतना अलर्ट तो कोई इंटरनेशनल साइपी भी नहीं रहता जितनी यह सीधी साधी दिखने वाली लड़की रहती है। जब आकाश ने मयूर की ओर गौर से देखा तो आकाश ने नोटिस किया कि मयूर को अपने फेलर पर बहुत ज्यादा पछतावा था। शायद पहली बार ऐसा हुआ था कि आकाश ने दिया हुआ कोई काम मयूर से ना हुआ हो। मयूर ने आकाश की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करना। कितने दिनों तक वह लड़की घर के अंदर छुप कर रहेगी? कभी न कभी तो बाहर निकलेगी। मैं 24 घंटे उस पर नजर बनाए रखूंगा, मगर जल्द से जल्द तुम्हें उस अनिका का डीएनए सैंपल ला कर दूंगा। आकाश ने सोफा पर बैठते हुए धीमी आवाज में मयूर से पूछा, क्या तुम खुद मल्होत्रा हाउस के अंदर गए थे? मयूर ने अपना एक कदम आकाश की ओर बढ़ाते हुए कहा, मैं गया था, मगर अपनी फुटप्रिंट्स या फिंगरप्रिंट्स मल्होत्रा हाउस में नहीं छोड़े हैं। तुम फिक्र मत करना, उन्हें इस बात का कभी पता नहीं चलेगा कि मैं कौन हूँ और किस काम से मल्होत्रा हाउस के अंदर दाखिल हुआ। आकाश ने चैन की सांस ली। आकाश उठकर कमरे से बाहर जाने लगा। मयूर ने आकाश को पीछे से आवाज लगाते हुए पूछा, कहाँ जा रहे हो? आकाश कमरे से बाहर निकलते हुए कहा, पिंकी को स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ। मल्होत्रा हाउस। सुबह जब अनिका अपनी नींद से जागी तब रोज की तरह उठकर बालकनी में गई। कुछ देर सूरज की रोशनी में खड़े रहने के बाद जब अनिका फिर से रूम में आई तब उसने अपने रूम में चारों ओर अपनी नजरें घुमाकर देखा। अनिका को महसूस हो रहा था कि आज उसके कमरे में कोई अजीब बात थी जो उसे दिखाई नहीं दे रही थी, मगर उसे महसूस हो रही थी। दिखने में सब कुछ वैसा ही था जैसे पिछली रात को अनिका ने छोड़ा था। लैपटॉप साइड टेबल पर के ऊपर रखा था, पानी का गिलास, पानी का जार, शेल्फ में रखी किताबें, कमरे की हर चीज बिल्कुल वैसी ही थी जैसी होनी चाहिए थी। मगर फिर भी अनिका को महसूस हो रहा था जैसे कोई रात को कमरे में आया था। हालांकि कमरे में और अलमारी में कोई भी चीज मिसिंग नहीं थी। जब अनिका ने वॉशरूम का इंस्पेक्शन किया तो उसने एक बहुत ही अजीब चीज नजर आई। किसी ने वॉशरूम के डस्टबिन में ट्रैश किया हुआ कैन चुराया था। यह वही कैन था जिससे अनिका ने पिछली रात को एप्पल जूस पिया था। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि ये किस तरह का चोर था जो लोगों के कमरे से कचरा चुराया करता है। अचानक ही अनिका को उसकी माँ की कही बात याद आने लगी। रिकॉर्डिंग में स्वाति ने अनिका से कहा था कि उसे हर वक्त चौकन्ना रहना है। अगर अनिका को अपने आप को और अपने परिवार को सेफ रखना है तो उसे जमीन से जुड़ा रहना होगा और हर वक्त चौकन्ना रहना होगा।
मगर आज अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि ना ही अनिका की किसी के साथ दुश्मनी थी और ना ही अनिका ने जिंदगी में कभी किसी का बुरा चाहा था या बुरा किया था। फिर यह कौन हो सकता था जो उस पर नजर बनाए हुए था। अपने दिमाग से निगेटिव ख्यालों को निकालते हुए अनिका आर्यन को स्कूल छोड़ने चली गई। उसके साथ श्रेया भी गई। स्कूल तक आर्यन को छोड़ने रास्ते में श्रेया ने अनिका से पूछा, आज तुम्हें क्या हो गया है अनिका? सूरज किस दिशा से उगा है? आज तुम इतनी जल्दी जाग गई हो, और इतना ही नहीं, मेरे होते हुए तुम स्कूल छोड़ने आ रही हो मेरे साथ? जवाब देते हुए अनिका ने कहा, मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस जाना था। एक मेडिकल सर्जरी का कंसल्टेशन करना है। स्कूल रास्ते में ही आती है, सोचा तुम दोनों को ड्रॉप करती चलो। मुंह बनाती हुए श्रेया ने पीछे बैठे आर्यन की ओर देखकर कहा, सुना तुमने रिया, तुम्हारी मम्मी आज जल्दी जरूर जाग गई है, मगर हमारे लिए नहीं, उसे अपना कुछ काम निपटाना है, इसलिए हम पर स्कूल ड्रॉप करने की यह मेहरबानी कर रही हैं। खिड़की से बाहर देख रहे आर्यन ने अचानक ही श्रेया से पूछा, क्या आज पिंकी स्कूल आने वाली है? यह सवाल सुनते ही अचानक श्रेया के चेहरे पर उदासी छा गई। पिंकी का नाम सुनते ही श्रेया गहरे ख्यालों में खो गई। धीमी आवाज में आर्यन की बात का जवाब देते हुए श्रेया ने कहा, पता नहीं। आर्यन फ्रंट सीट की ओर झुककर श्रेया से पूछने लगा, मासी, क्या हम कॉल करके पता लगा सकते हैं कि पिंकी की तबीयत कैसी है? अब यह बात सुनते ही श्रेया ने अपने पर्स से सन ग्लासेज निकाल कर पहन ली। बड़ी मुश्किल से अपने इमोशंस को संभालते हुए श्रेया ने आर्यन से कहा, हम बाद में बात कर लेंगे इसके बारे में। आर्यन और श्रेया को सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल ड्रॉप करने के बाद अनिका दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस चली गई। जिस बच्चे की सर्जरी करनी थी, उस बच्चे की सर्जरी काफी कॉम्प्लिकेटेड थी, इसलिए काफी मेडिकल प्रोफेसर और डॉक्टर प्री सर्जन मीटिंग के लिए डॉक्टर सक्सेना के न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में इकट्ठा हुए थे। कॉलेज के बाकी टीचर और अलग अलग डिपार्टमेंट के डायरेक्टर भी मौजूद थे। अपनी कार पार्क करने के बाद जैसे ही अनिका बिल्डिंग की ओर चलने लगी, अनिका ने कॉरिडोर की ओर आगे बढ़ रही डॉक्टर शालिनी को देखा। डॉक्टर शालिनी के हाथों में एक किताब थी और वह तेज कदमों से कॉन्फ्रेंस रूम की ओर बढ़ रही थी। डॉक्टर शालिनी के चेहरे से यह साफ पता चल रहा था कि आज वह काफी ज्यादा खुश थी। डॉक्टर शालिनी खुश होती भी क्यों ना, डॉक्टर सक्सेना और डॉक्टर अमृता को सर्जरी में असिस्ट करने का मौका डॉक्टर शालिनी को दिया गया था। डॉक्टर शालिनी के लिए यह कैरियर में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता था। चाहे सर्जरी के इक्विपमेंट पकड़कर खड़े ही रहना क्यों न पड़े, मगर डॉक्टर अमृता को इतनी बड़ी सर्जरी में असिस्ट करने का मतलब था कि डॉक्टर शालिनी का मेडिकल फील्ड में आने वाले दिनों में काफी इज्जत से नाम लिया जाने वाला था। अपनी ही दुनिया में खोई हुई डॉक्टर शालिनी जब बिल्डिंग की ओर आगे बढ़ रही थी, तब अचानक डॉक्टर शालिनी का ध्यान अनिका पर पड़ा। शालिनी अनिका को हैरानी से देखने लगी। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस में भला एक छोटी सी मेडिकल प्रोफेशनल को क्यों और किसने बुलाया था। अनिका को इग्नोर करते हुए डॉक्टर शालिनी कॉन्फ्रेंस रूम के एंट्रेंस पर पहुंच गई। उसके ठीक पीछे अनिका भी कॉन्फ्रेंस रूम के एंट्रेंस पर पहुंची। इससे पहले कि अनिका कॉन्फ्रेंस हॉल में इंटर हो पाती, शालिनी ने अनिका का हाथ पकड़कर उसे साइड में धकेल दिया। धीमी आवाज में शालिनी ने अनिका से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अनिका खामोश होकर शालिनी के इस बर्ताव को देखने लगी। अब शालिनी ने अपनी आवाज बढ़ाते हुए अनिका से कहा, देखो, यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली है, तुम यहाँ नहीं आ सकती। अगर तुम डॉक्टर सक्सेना से मिलना चाहती हो तो जाकर उनकी ऑफिस में उनका वेट करो। इस वक्त इस कॉन्फ्रेंस रूम में बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, तुम डॉक्टर सक्सेना को यहाँ नहीं मिल सकती। वह क्या है ना, इस कॉन्फ्रेंस में बिन बुलाए छोटे मोटे मेडिकल प्रोफेशनल को एंट्री नहीं है। अपने बारे में डॉक्टर शालिनी के ख्याल जानकर अनिका को मन ही मन हंसी आने लगी।
तभी वहाँ एक वॉलंटियर आया जो डॉक्टर सक्सेना का पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट था। डॉक्टर शालिनी जानती थी कि सामने खड़ा लड़का, जिसका नाम रोहन श्रीवास्तव था, वह डॉक्टर सक्सेना का फेवरेट स्टूडेंट था। रोहन को देखकर डॉक्टर शालिनी अचानक ही बात बदलते हुए कहा, देखो, मैं कब से इन्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि डॉक्टर अमृता को मिलना इतना आसान नहीं है। अगर डॉक्टर सक्सेना ने इन्हें इतनी इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस में बिना बुलाए आते हुए देख लिया तो फिर तुम उनका स्वभाव तो जानते ही हो। इसलिए मैं इन्हें समझा रही थी कि यह चली जाए यहाँ से और डॉक्टर सक्सेना का ऑफिस जाकर वेट करे। तभी सामने खड़े रोहन ने मुस्कुराते हुए अनिका की ओर देखा और बड़ी ही पोलाइटली झूठ कर रिक्वेस्ट की, मैम, डॉक्टर सक्सेना ने मुझे आपको लाने को भेजा है, प्लीज कम इन। डॉक्टर शालिनी यह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्या जादू चलाया था अनिका ने डॉक्टर सक्सेना पर, जो डॉक्टर सक्सेना ने अनिका को रिसीव करने के लिए अपने बेस्ट स्टूडेंट रोहन श्रीवास्तव को दरवाजे तक भेजा था। डॉक्टर शालिनी अच्छी तरह जानती थी कि मल्होत्रा खानदान फिलहाल इतनी पहुंच नहीं रख पाता था कि मल्होत्रा परिवार के नाम से डॉक्टर सक्सेना अनिका को इस तरह ट्रीट करे। डॉक्टर शालिनी कहीं न कहीं यह भी सोचने लगी थी कि कहीं अनिका का कनेक्शन मारवा खानदान से है, इसीलिए तो नहीं। मारवा परिवार का दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस के ट्रस्ट में काफी होल्ड था। कॉलेज के लिए और कॉलेज के मॉडर्नाइजेशन के लिए मारवा परिवार के काफी डोनेशन भी किए थे। जैसे ही रोहन अनिका को कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर ले गया, मन में कई सवालों के साथ डॉक्टर शालिनी भी इन दोनों के पीछे पीछे कॉन्फ्रेंस रूम में चली गई। अनिका जैसे ही कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुई, उसने देखा कि डॉक्टर सक्सेना कुछ एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन कर रहे हैं। डॉक्टर शालिनी जैसे जूनियर डॉक्टर्स आगे की सीट पर बैठकर इन एक्सपर्ट्स और डॉक्टर सक्सेना के बीच चल रहे डिस्कशन को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। मगर जैसे ही डॉक्टर सक्सेना की नजर अनिका पर पड़ी, डॉक्टर सक्सेना अपनी जगह से खड़े हो गए और अनिका की ओर इशारा करके कहा, ग्रेट डैड, आप यहाँ आ गई, प्लीज वेलकम, आप आइए बैठिए। यह कहते हुए डॉक्टर सक्सेना ने अनिका को अपनी सीट ऑफर कर दी, मगर अनिका ने अपने हाथों के इशारे से डॉक्टर सक्सेना को अपनी जगह पर बैठने को कहा। फिर एक चेयर उठाकर अनिका ने पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के बीच रखी और चेयर पर बैठ गई। अनिका ने राउंड टेबल पर बैठे डॉक्टर सक्सेना और बाकी डॉक्टर्स से कहा, प्लीज आप लोग अपनी मीटिंग जारी रखें। डॉक्टर सक्सेना समझ गए थे अनिका सबके सामने यह बात शायद नहीं अनाउंस करना चाहती थी कि वह कौन थी, इसलिए चुपचाप डॉक्टर सक्सेना बाकी डॉक्टर्स के साथ अपनी मीटिंग कंटिन्यू करने लगे। जूनियर डॉक्टर के बीच बैठी डॉक्टर शालिनी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर अनिका को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों मिल रही थी। उसने देखा कि उसके लेवल के डॉक्टर और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हॉल में रखी चेयर पर बैठे थे और बहुत ही हाई प्रोफाइल डॉक्टर्स डॉक्टर सक्सेना के साथ हॉल के बीचों बीच एक राउंड टेबल पर बैठे थे। फिर भी डॉक्टर सक्सेना ने अनिका को उनके बीच अपनी चेयर ऑफर कर दी थी। पहले तो शालिनी को लगा था कि अनिका जरूर कोई बहुत बड़ी कैपेबल डॉक्टर थी जिसे डॉक्टर सक्सेना इतनी इज्जत दे रहे थे, मगर जब डॉक्टर शालिनी ने देखा कि अनिका भी बाकी जूनियर्स डॉक्टर और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट की तरह डॉक्टर सक्सेना का कंसल्टेशन सुनने आई थी, तब उसे बहुत ताज्जुब होने लगा। आखिर क्यों एक जूनियर लेवल की मेडिकल प्रोफेशनल को डॉक्टर सक्सेना इतनी इज्जत दे रहे थे। तकरीबन 2 घंटे मीटिंग चली। तरह तरह के डिस्कशन मीटिंग में किए गए। बच्चे के ब्रेन को ऑपरेट करने की कई सारी स्ट्रेटजीज बनाई गई। सारे डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद एक फाइनल स्ट्रेटजी प्लान डिसाइड किया गया। फाइनल सर्जरी प्लान डिसाइड करने के बाद डॉक्टर सक्सेना ने हॉल में मौजूद पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स और जूनियर डॉक्टर्स से पूछा, क्या आप लोगों की कोई और ओपिनियन है? क्या आप लोग इस सर्जरी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? कोई ऐसी बात जो हम लोगों ने नजरअंदाज कर दी हो? राउंड टेबल पर बैठे एक्सपीरियंस्ड और हाई प्रोफाइल डॉक्टर्स के
2 घंटे के डिस्कशन के बाद ऑपरेशन का कोई भी ऐसा पहलू बाकी नहीं रहा था जिस पर हॉल के मौजूद कोई भी जूनियर डॉक्टर्स या पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स अपनी राय रखना चाहता था। सबने ना में अपना सर हिला दिया। तभी डॉक्टर सक्सेना ने अनिका की ओर देखा और पूछा, क्या कोई ऐसी बात है जिसका हमें ख्याल रखना होगा? अनिका कुछ देर अपनी आंखें बंद करके मन ही मन कुछ सोचने लगी। फिर अनिका ने अपनी आंखें खोली और ना में अपना सर हिला दिया। वैसे तो डॉक्टर सक्सेना की एक्सपीरियंस के सामने यह ऑपरेशन एक माइनर ऑपरेशन कहा जा सकता था और डॉक्टर सक्सेना ने हर चीज पर ध्यान भी रखा था। हॉल में बैठे सारे डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स और स्टूडेंट अपने साथ नोटपैड, पेन, वर्कशीट, प्लानिंग और चार्ज लेकर आए थे। पूरे हॉल में अनिका अकेली थी जिसके हाथ में अपने पर्स और फोन के अलावा कुछ नहीं था। अनिका को इस तरह देखकर रोहन श्रीवास्तव भी हैरान था। अनिका का बर्ताव देखकर रोहन को लग रहा था जैसे अनिका कोई ऐसी स्टूडेंट थी जो अपने माँ बाप की पहचान की वजह से इस वक्त इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद थी। रोहन का रूममेट जो खुद भी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट था, उसे इसलिए इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लेने दिया गया था क्योंकि कॉन्फ्रेंस हॉल में लिमिटेड सीट थी और कुछ ही सिलेक्टेड स्टूडेंट को यह मौका दिया गया था कि वह डॉक्टर अमृता की सर्जरी के डिस्कशन का हिस्सा बन सके। मैनेजमेंट में पहचान होने की वजह से अनिका ने एक काबिल और होनहार डॉक्टर को इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने से दूर रखा था। रोहन को डॉक्टर सक्सेना की इंटीग्रिटी पर भी शक होने लगा था। रोहन को इस बात से गुस्सा आ रहा था कि डॉक्टर सक्सेना जैसे बड़े डॉक्टर भी पहचान और कनेक्शन से प्रभावित होकर एक ऐसे व्यक्ति को डॉक्टर अमृता की अंडर स्टडी करने का मौका दे रहे थे जो शायद उसके लायक नहीं थी। और इतनी प्रेस्टिजियस और इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने का न तो अनिका में कोई एक्साइटमेंट था और न ही कोई सीरियसनेस। जब रोहन यह सब कुछ सोच रहा था तभी डॉक्टर सक्सेना ने रोहन से कहा, डॉक्टर रोहन, एक काम करो, मेरी ऑफिस से उन डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की लिस्ट लेकर आओ जो परसों डॉक्टर अमृता को सर्जरी में असिस्ट करने वाले हैं। रोहन हाँ में अपना सिर हिलाते हुए डॉक्टर सक्सेना की केबिन की ओर चला गया। डॉक्टर सक्सेना की केबिन से डॉक्टर और स्टाफ का लिस्ट कॉन्फ्रेंस हॉल में लाते वक्त रोहन ने लिस्ट में लिखे नामों पर अपनी नजर घुमाई। लिस्ट में सबसे पहला नाम डॉक्टर अमृता का था। डॉक्टर अमृता का नाम पढ़कर रोहन अचानक ही एक्साइटेड हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि 2 दिन बाद वह डॉक्टर अमृता को सर्जरी के लिए असिस्ट करने वाला था। लिस्ट में दूसरा नाम डॉक्टर सक्सेना का था। उसके बाद कुछ असिस्टेंट डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ का नाम लिखा था। तभी रोहित को ध्यान में आया कि डॉक्टर अनिका का नाम लिस्ट में कहीं नहीं था। अभी अभी रोहन ने डॉक्टर सक्सेना के बारे में जो कुछ भी सोचा था वह सब गलत था। उसे अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी। आखिर यह बात साफ हो गई थी कि डॉक्टर सक्सेना किसी भी व्यक्ति के कनेक्शन से प्रभावित होकर उसे प्रेशरेस नहीं देते थे। जैसे ही रोहन लिस्ट लेकर कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचा, डॉक्टर सक्सेना ने रोहन के हाथ से लिस्ट ली और सबके सामने सारे नाम अनाउंस कर दिया। नाम अनाउंस करने के बाद डॉक्टर सक्सेना ने उस लिस्ट पर अपनी साइन कर दी। इसके बाद डॉक्टर सक्सेना ने कॉन्फ्रेंस डिसमिस कर दी। उन्होंने अनिका की ओर देखकर कहा, प्लीज वेट फॉर मी, मुझे एक इम्पोर्टेंट फोन कंसल्टेशन करना है। मैं 10 मिनट में फ्री हो जाऊंगा, मगर मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। उसके बाद अनिका ने अपनी घड़ी की ओर देखा और डॉक्टर सक्सेना की ओर देखकर हाँ में अपना सर हिला दिया। डॉक्टर सक्सेना ने रोहन की ओर देखते हुए कहा, रोहन, इन्हें मेरी ऑफिस में ले जाओ। यह कहते हुए डॉक्टर सक्सेना अपने फोन पर किसी के साथ बात करने लगे। रोहन डॉक्टर अनिका को डॉक्टर सक्सेना की केबिन की ओर ले जाने लगा। डॉक्टर शालिनी लिस्ट में लिखे नामों को सुनकर बहुत खुश थी। वह इस बात से ज्यादा खुश थी कि अनिका का नाम उस लिस्ट पर मौजूद नहीं था। इससे डॉक्टर शालिनी को एक बात का यकीन हो गया था कि अनिका का जो कोई भी कनेक्शन था वह इतना पावरफुल नहीं था कि अनिका को डॉक्टर अमृता इस सर्जरी अटेंड करने का मौका दिया जाए।
रोहन और अनिका के चलते हुए देख डॉक्टर शालिनी ने अनिका को आवाज लगाते हुए कहा, सुनो मिस, अरे जो भी तुम्हारा नाम है मैं हमेशा भूल जाती हूँ। मुझे बहुत दुख हुआ यह जानकर कि तुमने इतनी पहचान लगाई यहाँ तक पहुँचने के लिए, मगर फिर भी तुम्हारी पहचान तुम्हें डॉक्टर अमृता की सर्जरी अटेंड करने का मौका नहीं दिला पाई। मैं जानती हूँ तुम जैसी लड़कियाँ ऐसे मौकों के लिए कितनी तरसती हैं और क्या कुछ नहीं करती ऐसे मौके पाने के लिए। पर कोई बात नहीं, तुम हिम्मत मत हारना। कहते हैं ना, देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम। शालिनी के चेहरे पर खुशी देखते हुए अनिका ने मुस्कुराकर शालिनी से कहा, तुमसे किसने कह दिया कि मैं डॉक्टर अमृता की सर्जरी अटेंड नहीं करने वाली हूँ? डॉक्टर शालिनी हैरान हो गई। रोहन भी अनिका की बात सुनकर हैरानी से अनिका की ओर देखने लगा। डॉक्टर शालिनी ने अनिका से पूछा, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा तो नाम भी उस लिस्ट पर नहीं था, फिर तुम इतनी कॉन्फिडेंटली कैसे कह रही हो कि तुम डॉक्टर अमृता की सर्जरी अटेंड कर पाओगी? जरा मुझे भी बताओ तुम करने वाली क्या हो? अनिका ने शालिनी की बातों का जवाब देना जरूरी नहीं समझा और डॉक्टर सक्सेना की केबिन की ओर चलने लगी। अनिका के ठीक पीछे पीछे हैरान परेशान रोहन भी चलने लगा। तभी तेजी से अनिका का रास्ता रोकते हुए शालिनी ने अनिका से पूछा, क्या तुम डॉक्टर सक्सेना को किसी दबाव में लाकर अपना नाम उस लिस्ट में ऐड करवाने वाली हो? यह बहुत गलत होगा। मुझे नहीं पता कि तुम्हें कौन सपोर्ट कर रहा है, मगर इतना समझ लो, अगर तुम्हें ऐसा करने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। न सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि डॉक्टर सक्सेना और पूरी यूनिवर्सिटी का नाम बिगड़ सकता है। सब लोग जानते हैं डॉक्टर सक्सेना उसूलों के कितने पक्के हैं। सबके सामने उन्होंने लिस्ट में लिखे हुए नामों को पढ़ा है। अब अचानक ही तुम्हारा नाम लिस्ट में शामिल करके उनकी और यूनिवर्सिटी की रिप्यूटेशन को बहुत बड़ा धक्का लग सकता है। डॉक्टर सक्सेना अपने कैरियर के आखिरी पड़ाव पर हैं। आज तक की उनकी रिप्यूटेशन, इतने सालों में कमाए हुए नाम, सब कुछ तुम्हारी जीत की वजह से मिट्टी में मिल सकता है। अब फैसला तुम्हें करना है, अपने पावरफुल कनेक्शन का इस्तेमाल करके एक डॉक्टर और यूनिवर्सिटी की रिप्यूटेशन को दांव पर लगाना है, या कुछ साल और मेहनत करके इतना नाम कमाना है कि तुम खुद अपने बलबूते पर डॉक्टर अमृता की असिस्ट कर सको। डॉक्टर शालिनी की यह बात रोहन के दिल पर भी असर करने लगी थी। रोहन काफी देर से अनिका को कुछ कहना चाहता था, मगर कह नहीं पा रहा था। शालिनी की हिम्मत देखकर रोहन में भी हिम्मत आई। रोहन ने अनिका से कहा, मेरे ख्याल से डॉक्टर शालिनी बिल्कुल सही कह रही हैं। यह डॉक्टर सक्सेना और यूनिवर्सिटी की रिप्यूटेशन का सवाल है। डॉक्टर रोहन के मुंह से यह बात सुनकर शालिनी ने चैन की सांस ली। शालिनी जानती थी रोहन न सिर्फ डॉक्टर सक्सेना का बेस्ट स्टूडेंट था, मगर रोहन डॉक्टर सक्सेना की जिंदगी में एक खास जगह भी रखता था। रोहन की शादी कुछ ही महीनों में डॉक्टर सक्सेना की बेटी के साथ होने वाली थी। डॉक्टर सक्सेना रोहन पर बहुत भरोसा करते थे और डॉक्टर सक्सेना की निजी जिंदगी में भी रोहन का कहना काफी मायने रखता था। रोहन की बात सुनकर कहीं न कहीं डॉक्टर शालिनी के मन को शांति मिली थी। वह एक बार रोहन की ओर देखकर मुस्कुराई और वहां से चली गई। नजरें झुकाए हुए रोहन ने डॉक्टर सक्सेना के केबिन का दरवाजा खोला और अनिका को अंदर आने का इशारा किया। अनिका को डॉक्टर सक्सेना के सामने वाली सीट पर बिठाकर रोहन ने अनिका को पानी का ग्लास ऑफर किया। ग्लास टेबल पर रखते हुए रोहन ने अनिका से कहा, ये एक 7 साल के गरीब बच्चे का ऑपरेशन है। सर्जरी काफी कॉम्प्लिकेटेड है और इसलिए ज्यादातर डॉक्टर ने यह केस हाथ में लेने से मना कर दिया है। बच्चे के माँ बाप के पास तो इतने पैसे भी नहीं कि वह बच्चे का इलाज किसी सरकारी अस्पताल में करवा सके। कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा होने के बावजूद डॉक्टर सक्सेना ने इस केस को हाथ में लिया है। अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो यह डॉक्टर सक्सेना की जिंदगी का पहला अनसक्सेसफुल ऑपरेशन होगा। इस सर्जरी के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। बिना किसी पैसों की उम्मीद किए डॉक्टर अमृता और डॉक्टर सक्सेना को असिस्ट करने वाले डॉक्टरों को खास मैनेजमेंट की ओर से चुना गया है। इस केस पर बड़े बड़े अस्पतालों की और प्रेस रिपोर्टर्स की नजर है। सर्जरी के वक्त काफी लोग जमा होंगे।
अब तक तो असिस्ट करने वाले डॉक्टरों की और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की लिस्ट प्रेस तक पहुंच गई होगी। अगर किसी को पता चला कि तुम्हारा नाम ना होने के बावजूद तुमने यह सर्जरी अटेंड की है तो बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो सकता है। और जहां तक मैं डॉक्टर सक्सेना को जानता हूं, वह खुशी खुशी सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेंगे, मगर हॉस्पिटल या मैनेजमेंट की रेपुटेशन पर आंच नहीं आने देंगे। क्या तुम चाहती हो एक महान डॉक्टर और एक महान इंसान अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर करप्शन और एलिगेशन का सामना करे? मैं नहीं जानता कि तुम्हारे कनेक्शन क्या हैं, मगर इतना जरूर जानता हूँ कि तुम्हारी कनेक्शन बहुत पावरफुल है और इसलिए डॉक्टर सक्सेना तुम्हें इतनी इज्जत दे रहे हैं। बस मेरी हाथ जोड़कर तुमसे विनती है कि इस ऑपरेशन को अटेंड करने से पीछे हट जाओ, अपनी जिद छोड़ दो। तुम जानती हो कि डॉक्टर अमृता कौन है? द ग्रेट न्यूरोसर्जन ऑफ आवर कंट्री। भगवान मानते हैं लोग उसे, और तुम क्या समझती हो अपने आप को? इतनी आसानी से भगवान के दर्शन कर लोगी? रोहन की अब तक की सारी बातें शांति से अनिका सुनी थी, मगर जब रोहन ने डॉक्टर अमृता को भगवान का दर्जा दे दिया, तब अपनी जगह से उठकर आवाज ऊंची करते हुए अनिका ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? इतने पढ़े लिखे हो फिर भी इतनी बात नहीं समझते कि डॉक्टर अमृता एक साधारण सी इंसान है, कोई भगवान नहीं, जो तुमने इतना सर पर चढ़ा दिया है। डॉक्टर अमृता के बारे में यह सुनकर रोहन अपने आप पर काबू नहीं रख सका। रोहन ने अनिका से कहा, बड़ी बदतमीज हो तुम, अभी के अभी केबिन से निकल जाओ। तभी डॉक्टर सक्सेना केबिन के अंदर आए और रोहन का हाथ पकड़कर कहने लगे, यह क्या कर रहे हो तुम रोहन? तुम जानते हो यह कौन है? जैसे ही डॉक्टर सक्सेना अंदर आए, रोहन को अनिका से केबिन से बाहर चले जाने को कहते हुए सुना। डॉक्टर सक्सेना घबराकर रोहन के पास आए और रोहन का हाथ पकड़कर कहने लगे, यह क्या कर रहे हो तुम? तुम जानते भी हो यह कौन है? डॉक्टर सक्सेना का हाथ झटकते हुए रोहन ने कहा, आई डोंट केयर हु इज शी। चाहे किसी बड़ी मंत्री की बेटी हो या किसी बड़े बिजनेसमैन की बेटी, मैं इस तरह की लड़की को आपकी और यूनिवर्सिटी की रिप्यूटेशन पर दाग लगाते हुए नहीं देख सकता। और तो और इस लड़की को डॉक्टर अमृता की भी कोई रिस्पेक्ट नहीं है और आप ऐसी लड़की को सपोर्ट कर रहे हैं। जरा देखो इस लड़की की तरफ, इसकी उम्र देखकर लगता नहीं कि इसने अब तक कॉलेज भी पूरी की हो। इतनी बड़ी सर्जरी में इसे इन्वॉल्व करने का क्या मतलब है डॉक्टर सक्सेना? डॉक्टर सक्सेना रोहन की बात सुनकर घबरा गए थे। उन्हें लगा कि अगर अनिका ने रोहन की बात का बुरा मान लिया तो कहीं वह सर्जरी करने से मना न कर दे। डॉक्टर अमृता का नाम मेडिकल फील्ड में बहुत बड़ा था। अगर उन्होंने रोहन पर जरा सी भी नाराजगी दिखाई तो वह मेडिकल प्रोफेशन में रोहन की करियर के लिए घातक साबित हो सकता था। डॉक्टर सक्सेना ने अनिका की ओर देखकर कहा, आई एम वेरी वेरी सॉरी। पता नहीं आज रोहन को क्या हो गया है, क्यों इस तरह के बिहेव कर रहा है। डॉक्टर सक्सेना को रोकते हुए रोहन ने कहा, यह आप क्या कर रहे हैं सर? प्लीज, मेरी नजरों में आप एक महान डॉक्टर, एक महान इंसान हैं। आपको इस तरह गिरते हुए नहीं देख सकता मैं। पावर और पैसों के दबाव में एक सरफिरी लड़की के सामने इस तरह गिरते हुए नहीं देख सकता मैं आपको। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें इस लड़की को अपनी मनमानी करने से रोकना होगा। हम इसे डॉक्टर अमृता की सर्जरी में शामिल नहीं कर सकते। रोहन को चुप कराते हुए डॉक्टर सक्सेना ने कहा, इस लड़की के बिना सर्जरी नहीं हो सकती। यह बात समझते क्यों नहीं हो तुम? डॉक्टर सक्सेना की बात सुनते ही रोहन अचानक शांत हो गया। बड़ी बड़ी आंखों से रोहन चेयर पर बैठी अनिका को घूरने लगा। कुछ देर सोचने के बाद रोहन ने फिर से डॉक्टर सक्सेना की ओर देखा और कहा, क्या मैं जो सोच रहा हूँ सही सोच रहा हूँ? रोहन की बात सुनकर डॉक्टर सक्सेना ने चैन की सांस ली। डॉक्टर सक्सेना ने हमेशा ही रोहन को कॉलेज का सबसे ब्राइट स्टूडेंट माना था। डॉक्टर सक्सेना को यकीन था आने वाले सालों में रोहन न सिर्फ एक बेहतरीन डॉक्टर बल्कि एक काफी समझदार और सुलझा हुआ इंसान बनकर उनकी बेटी को हमेशा खुश रखेगा। हैरान रोहन ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए अनिका की ओर देखकर कहा, अब समझ में आया डॉक्टर सक्सेना, तुम्हारी इतनी तरफदारी क्यों कर रहे थे और क्यों यह ऑपरेशन तुम्हारे बिना मुमकिन नहीं है।
इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तुम ही हो डॉक्टर अमृता की असिस्टेंट राजलक्ष्मी? मैंने सुना था कि डॉक्टर अमृता की असिस्टेंट काफी यंग है, मगर आप इतनी यंग होगी यह मैंने कभी नहीं सोचा था। रोहन की नासमझी पर हैरान डॉक्टर सक्सेना ने रोहन को कंधों से पकड़कर बाहर ले जाते हुए कहा, देखो यह डॉक्टर अमृता की असिस्टेंट नहीं है। अब तुम जाओ और मीटिंग में हुए स्ट्रेटजी का एक फेयर प्रेजेंटेशन बनाओ। हैरान रोहन चेयर पर बैठी अनिका को देखता रहा। डॉक्टर सक्सेना ने रोहन को कंधों से पकड़कर केबिन से बाहर भेज दिया। डॉक्टर सक्सेना अपने दोनों हाथ मलते हुए अनिका की ओर आए और कहने लगे, आई एम सो सॉरी डॉक्टर। वैसे रोहन एक काफी ब्राइट स्टूडेंट है, कहा जा सकता है कि ही कैन बी द नेक्स्ट जीनियस ऑफ आवर मेडिकल फ्रेटर्निटी। अभी छोटा है, थोड़ा नासमझ है, इसलिए शायद कोई ऐसी बात कह गया हो, तो प्लीज आप मन पर मत लेना। अनिका ने डॉक्टर सक्सेना को एक हल्की सी मुस्कान दी, जिससे डॉक्टर सक्सेना को यह रियलाइज हुआ कि अनिका को कोई फर्क नहीं पड़ा था रोहन के बिहेवियर से। डॉक्टर सक्सेना ने चुने हुए जूनियर डॉक्टर्स और असिस्टेंट की लिस्ट अनिका के सामने रखते हुए कहा, यह है वो डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ जो उस बच्चे की सर्जरी के वक्त तुम्हें असिस्ट करेंगे। वैसे मैंने साइन कर दी है, मगर तुम एक बार देख लो। अगर तुम इस लिस्ट में कोई बदलाव चाहती हो तो मुझसे कह देना। इस बार अनिका अपनी असिस्टेंट राजलक्ष्मी को नहीं बुलाने वाली थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बेहतरीन न्यूरो सर्जन और खुद डॉक्टर सक्सेना अनिका के साथ मिलकर उस बच्चे की सर्जरी करने वाले थे, और बाकी के असिस्टेंट भी डॉक्टर सक्सेना ने चुने थे। अनिका को वैसे तो डॉक्टर सक्सेना की सिलेक्शन पर पूरा भरोसा था, मगर फिर भी अनिका ने सोचा कि एक बार लिस्ट पर नजर घुमा ली जाए। लिस्ट में नामों को पढ़ते हुए अचानक ही अनिका की नजर डॉक्टर सालनी के नाम पर पड़ी। डॉक्टर सालनी पिछले कुछ दिनों से अनिका की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में काफी प्रॉब्लम खड़ी कर रही थी। रिपोर्टर्स प्रेरणा को भेजने में डॉक्टर सालनी का भी हाथ था। यह बात रोहित मारवा ने खुद अनिका को बताई थी। अनिका चाहती थी डॉक्टर सालनी किसी तरह हमेशा हमेशा के लिए अनिका की जिंदगी से दूर हो जाए। आए दिन डॉक्टर सालनी की हरकतों से अनिका काफी इरिटेट हो गई थी, मगर इस लिस्ट से सालनी को बाहर निकालने का अनिका के पास कोई ठोस कारण नहीं था। इसलिए सालनी का नाम लिस्ट से न हटाते हुए अनिका ने अपने हाथ में पेन पकड़ी और लिस्ट में एक आखिरी नाम जोड़ दिया, प्रीति का। जब डॉक्टर सक्सेना ने प्रीति का नाम लिस्ट में ऐड होते हुए देखा तो वह मुस्कुराकर अनिका से कहने लगे, ऑफ कोर्स, वैसे यह लड़की पहली स्टूडेंट होगी जिसे डॉक्टर अमृता के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन की ट्रेनिंग मिलने वाली है। इसे तो सर्जरी में प्रेजेंट होना ही चाहिए, मगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, तुम अपनी यूजुअल असिस्टेंट राजलक्ष्मी को इस बार नहीं बुलाने वाली, तो मैं चाहता हूँ कि रोहन श्रीवास्तव तुम्हारा असिस्टेंट बने। देखो, सिर्फ इसलिए नहीं कि वह मेरा अपना अंडर स्टडी है, मगर इस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे काबिल और होनहार स्टूडेंट अगर कोई है तो वह रोहन श्रीवास्तव है। और फिर वह डॉक्टर अमृता की बहुत इज्जत करता है, लगभग पूछता है। अगर उसे यह मौका मिल जाए तो यह उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी, और मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ कि रोहन जैसा असिस्टेंट इस लिस्ट में तुम्हें और कोई नहीं मिलेगा। अनिका ने पेन लिस्ट के ऊपर रखते हुए कैजुअली डॉक्टर सक्सेना से कहा, आई लीव दैट डिसीजन टू यू। अनिका के मुंह से यह बात सुनते ही डॉक्टर सक्सेना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कुछ देर डॉक्टर सक्सेना के पेशेंट की फाइल चेक करने के बाद डॉक्टर अनिका डॉक्टर सक्सेना की केबिन से बाहर निकल गई। बाहर निकलती अनिका को ठीक सामने रोहन श्रीवास्तव खड़ा हुआ मिला। रोहन को इस तरह देखकर अनिका चौंक गई। रोहन के चेहरे पर अभी भी वही कंफ्यूजन था जो कुछ देर पहले डॉक्टर सक्सेना के केबिन के अंदर था। हैरान रोहन ने अनिका को देखते हुए पूछा, आखिर कौन हो आप? अनिका रोहन की बगल से रास्ता निकालते हुए आगे बढ़ गई। आगे चलते हुए अनिका ने रोहन की बात का जवाब देते हुए कहा, यू कैन मेक अ गेस। इससे पहले कि रोहन अनिका के साथ और कोई बात कर सके, अनिका स्टेयरकेस उतरकर वहां से चली गई। जैसे ही अनिका स्टूडेंट के बीच से गुजरते हुए पार्किंग लॉट में अपनी कार के पास पहुंची, अनिका के फोन पर रिया का कॉल आया।
कॉल रिसीव करते ही रिया ने अनिका से कहा, मम्मा क्या आप किसी को मेरे लिए ढूंढ सकते हो? हैरान अनिका यह सोच में पड़ गई कि नन्ही सी रिया आखिर किसे ढूंढना चाहती थी। रिया ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरी एक फैन नानू है जो पिछले 2 दिन से मुझसे बात नहीं कर रहे सोशल मीडिया पर। अगर आज मेरी उनसे बात नहीं हुई तो हमारी फ्रेंडशिप स्ट्रीक टूट जाएगी। क्या तुम उन्हें मेरे लिए ढूंढ सकती हो और उन्हें कह सकती हो कि वह मेरे साथ सोशल मीडिया अकाउंट पर चैट करें? कभी कभी रिया की ऐसी बेतुकी जिद की वजह से अनिका को बहुत इरिटेशन होती थी। इसलिए रिया को हल्की सी डांट लगाते हुए अनिका ने कहा, देखो मम्मा इस वक्त बहुत बिजी है, अगर तुम्हारे फ्रेंड आज नहीं आए तुमसे चैट करने तो कल आ जाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? अनिका की इस बात पर रिया ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, देखो मम्मा अगर तुमने मेरा यह काम नहीं किया तो मैं मिस्टर रोहित मारवा से कहकर यह काम करवाऊंगी, चाहे इसके बदले मुझे हमारे 2-3 सीक्रेट उन्हें क्यों न बतानी पड़े। बेंगलुरु में ही रेखा मासी को इमोशनली ब्लैकमेल करके रिया अनिका के पास अपनी उटपटांग डिमांड कर पूरे करवाती थी। अनिका रिया की यह आदत बहुत अच्छी तरह जानती थी, मगर आज अगर रिया ने रोहित के सामने सच्चाई बता दी तो अनिका के लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो सकती थी। इसलिए रिया की बात मानने के अलावा अनिका के पास कोई चारा नहीं था। एक लंबी सांस छोड़ते हुए अनिका ने रिया से कहा, ठीक है मेरी माँ, करती हूँ तुम्हारा काम, मगर यह लास्ट टाइम है, इसके बाद तुम्हारी ऐसी जिद बिल्कुल नहीं चलाऊंगी। अपनी मम्मा को फोन पर किस करते हुए रिया ने कहा, यू आर द बेस्ट मम्मा इन द होल वर्ल्ड। अनिका अपने फोन से रिया की सोशल मीडिया अकाउंट पर लॉगिन हुई। अनिका रिया की अपने फैन नानू के साथ चैटिंग देखकर पता लगाने की कोशिश करने वाली थी कि आखिर उसके फैन नानू कौन थे। अनिका ने अपने फोन पर रिया के सोशल आईडी अकाउंट पर टाइप किया, तभी एक तेज चलता हुआ लड़का अनिका से टकराया और अनिका के हाथ से उसका फोन जमीन पर गिर गया। वह लड़का कॉलेज का स्टूडेंट लग रहा था। अनिका से टकराने के बाद वह लड़का कई बार अनिका को सॉरी कहने लगा। अनिका का फोन उठाकर जैसे ही उस लड़के ने अनिका के हाथ में दिया, अनिका ने उस लड़के का हाथ जोर से पकड़ लिया। अनिका देखने में काफी दुबली पतली लड़की लगती थी, मगर उसकी ग्रिप से छूट पाना उस लड़के के लिए नामुमकिन हो गया था। तभी उस लड़के का हाथ मोड़ते हुए अनिका ने उस लड़के के हाथ में अपने सर से निकाले हुए 2 बाल देखे। इसके बाद अनिका ने उस लड़के का हाथ और जोर से मरोड़ते हुए उससे पूछा, किसने भेजा है तुम्हें यहाँ मेरे डीएनए सैंपल कलेक्ट करने के लिए? उस लड़के ने अनिका के बालों को मजबूती से हाथ में पकड़ कर रखा था। कुछ देर उसने अनिका की ग्रिप से छूटने की कोशिश की, मगर जब उसे पता चला कि इतनी आसानी से अनिका उसे छोड़ने वाली नहीं थी, तो अपने दूसरे हाथ से उस लड़के ने जोर से अनिका के कंधे पर वार किया। वार इतनी जोर से किया गया था कि अनिका ने झटके से उस लड़के को अपनी ग्रिप से छोड़ दिया और अपनी कार की बोनट पर जाकर गिरी। हालांकि अनिका बहुत ही स्ट्रांग थी, मगर उस लड़के का वार इतनी जोर से हुआ था कि कुछ सेकंड अनिका बिल्कुल ब्लैक हो गई थी। अपने आप को संभालते हुए आगे दौड़ रहे लड़के के पीछे भी अनिका दौड़ने लगी। अनिका काफी तेज थी, मगर वह लड़का अनिका से भी ज्यादा तेज था। अचानक ही उस लड़के ने अपनी जेब से एक चाकू निकाला और कैंपस में चल रहे लड़के लड़कियों को चिल्लाकर कहने लगा, हट जाओ मेरे रास्ते से, हट जाओ। यह देखकर अचानक ही कैंपस में काफी पैनिक और चॉइस का माहौल खड़ा हो गया। लड़के लड़की यहाँ वहाँ अपने आप को बचाते हुए दौड़ने लगे। बिल्डिंग के पास खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने जब यह सब कुछ होते हुए देखा तो उसके मेन गेट पर इन्फॉर्म कर दिया कि वह चौकन्ने हो जाए। कुछ सिक्योरिटी गार्ड भी अनिका के साथ मिलकर उस लड़के का पीछा करने लगे, मगर देखते ही देखते कैंपस में यहाँ वहाँ भाग रहे लड़के लड़कियों के बीच वह लड़का कहीं खो गया। जब प्रेरणा की लाइव स्ट्रीम में अनिका ने सबके सामने यह साबित किया था कि वह गौतम गुलेरिया की बायोलॉजिकल औलाद नहीं है, तभी अनिका यह बात जानती थी वह जो कोई भी आदमी था जिसका 25 साल पहले अनिका की मां के साथ रिश्ता था, वह जरूर अनिका के पीछे आएगा और यह प्रूफ जुटाने की कोशिश करेगा कि अनिका उसकी बायोलॉजिकल औलाद तो नहीं थी।
मगर तभी अनिका के मन में फिर से स्वाति की कही हुई वह बात घूमने लगी। अनिका को हमेशा चौकन्ना रहना था, हर वक्त अलर्ट रहना था, क्योंकि कोई था जो हमेशा उस पर नजर बनाए हुए रखता था। और अगर उस आदमी को अनिका के बायोलॉजिकल फादर ने यहाँ भेजा था तो वह अनिका पर इतनी बुरी तरह से अटैक नहीं करता जितना इस लड़के ने अभी अभी किया था। इस लड़के के अटैक्स में काफी पावर था। अनिका की जगह कोई और लड़की होती तो शायद ऐसे वार को ना झेल पाती और वही दम तोड़ देती। कोई भी बाप अपनी बच्ची का डीएनए सैंपल कलेक्ट करने के लिए उसकी जान को खतरे में नहीं डाल सकता था। अगर इस एजेंट को अनिका के बायोलॉजिकल फादर ने नहीं भेजा था तो फिर ये आदमी किसके इशारे पर अनिका के डीएनए सैंपल लेने आया था? यह बात अनिका समझ नहीं पा रही थी। तभी कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड ने पैनिक हुए बच्चों को शांत करते हुए कहा, सब लोग अपनी अपनी जगह पर रुक जाओ, हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। पुलिस पेट्रोल टीम कभी भी यहाँ पहुँच सकती है, तब तक आप लोग शांति बनाए रखें और जहाँ हो वहीं खड़े हो जाएं। पैनिक और भगदड़ में किसी को चोट पहुँच सकती है। प्लीज एवरीबडी स्टे काम। हैरानी की बात यह थी कि पुलिस को कॉल लगाने की कुछ ही मिनट के अंदर पुलिस की जीप कैंपस के अंदर पहुंच गई। पुलिस की जीप से कुछ लेडी कांस्टेबल के साथ एक सब इंस्पेक्टर और 2-3 हवलदार बाहर निकले। अनिका यह देखकर चौंक गई कि इस पुलिस पेट्रोलिंग टीम को लीड कर रहे इंस्पेक्टर अब्बास सीधे अनिका के पास आए। इंस्पेक्टर अब्बास ने हैरानी से अपनी ओर देख रही अनिका से पूछा, कौन हो सकता है वह आदमी जिसने अभी अभी आप पर इस तरह का जानलेवा हमला किया? अनिका ने इंस्पेक्टर अब्बास की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, बस उसी को देखने की कोशिश कर रही हूँ। इंस्पेक्टर अब्बास ने अनिका से कहा, देखिए मैं यहाँ पर पेट्रोलिंग ऑफिसर की हैसियत से आया हूँ। हमें सिक्योरिटी की ओर से कंप्लेन मिली है कि आप पर अटैक हुआ है। आपके अटैकर को पकड़ने के लिए कुछ छानबीन करनी होगी हमें। अनिका ने इंस्पेक्टर अब्बास की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, काफी इम्प्रेसिव हो गई है दिल्ली पुलिस। अटैकर के जाते ही स्पॉट पर पहुंच गए आप, काफी तेज हो आप। इंस्पेक्टर अब्बास की एक बात अनिका को हैरान कर रही थी कि आखिर इतनी जल्दी इंस्पेक्टर अब्बास स्पॉट पर कैसे पहुंच गए थे। ऐसा होने की सिर्फ 2 वजह हो सकती थी। एक, इंस्पेक्टर अब्बास अनिका का पीछा कर रहे थे और दूसरा, इंस्पेक्टर अब्बास उस अटैकर का पीछा कर रहे थे। अनिका ने सोचा कि पहला ही ऑप्शन शायद सही था। स्वाति के बारे में इंटरेक्शन करने के बाद शायद इंस्पेक्टर अब्बास लगातार अनिका का पीछा कर रहे थे। अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाते हुए अनिका ने इंस्पेक्टर अब्बास से कहा, यह पेट्रोलिंग जैसे छोटे मोटे काम आप जैसे बड़े ऑफिसर को सूट नहीं करते, देखकर हैरानी होती है। इंस्पेक्टर अब्बास ने अपनी कड़क और गहरी आवाज में जवाब देते हुए कहा, हैरानी तो मुझे तब भी होती है जब मैं यह सोचता हूँ कि एक लड़की जिसे अपनी पूरी जिंदगी उसके सौतेले माँ बाप ने एक कमरे में के अंदर कैद करके रखा, वह अचानक ही इतनी बड़ी डॉक्टर कैसे हो गई। इंस्पेक्टर अब्बास के जवाब की दाद देते हुए अनिका ने कहा, मुझे नहीं लगता डॉक्टर होना एक कानूनन अपराध है। क्यों इंस्पेक्टर अब्बास? कॉलेज के कैंपस में अपनी नजरें घुमाते हुए इंस्पेक्टर अब्बास ने अनिका से कहा, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट इतने सालों में आपने काफी जानें बचाई हैं, यह तो बड़ी गर्व की बात है। इस टॉपिक से बचने के लिए बात घुमाते हुए अनिका ने इंस्पेक्टर अब्बास से कहा, अभी अभी मुझ पर जिस आदमी ने अटैक किया है मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। इंस्पेक्टर अब्बास अनिका की कार की ओर आगे बढ़ते हुए अनिका से कहने लगे, देखें मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों तक आपको बहुत संभल कर रहना पड़ेगा। हमला दोबारा हो सकता है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाना अवॉइड कीजिए कुछ दिन। इंस्पेक्टर अब्बास के पीछे चल रही अनिका ने कहा, किसी के डर से हम अपना काम रोक दें, यह तो उस आदमी की जीत होगी जो हमें हराना चाहता है। आने वाले कुछ दिनों में मेरी एक बहुत इम्पोर्टेंट सर्जरी से स्केड्यूल है जिसे मैं किसी भी कीमत पर अवॉइड नहीं कर सकती। अनिका की बात सुनकर इंस्पेक्टर अब्बास चलते चलते रुक गए। अनिका की आंखों में आंखें डालते हुए इंस्पेक्टर अब्बास ने कहा, ठीक है, फिर मैं आपकी हिफाजत के लिए सिक्योरिटी बढ़ा दूंगा। आप बेफिक्र होकर अपना ऑपरेशन प्लान कीजिए। अनिका ने अपनी पर्स से कार की चाबी निकाली और अपनी कार को अनलॉक करने के लिए बटन दबा दिया। कार में बैठने से पहले अनिका ने इंस्पेक्टर अब्बास से पूछा,
क्या आप मेरी गाड़ी की तलाशी लेना चाहेंगे? अगर उस अटैकर ने कार के साथ कोई छेड़खानी करने की कोशिश की हो तो? कुछ देर खामोश कार को देखते हुए इंस्पेक्टर अब्बास ने कहा, मुझे नहीं लगता कि अटैकर आपकी जान लेना चाहता था। क्या आप बता सकती हैं क्यों उस अटैकर ने आप पर हमला किया था? कुछ देर सोचने के बाद अनिका ने हवा में अपने कंधे उछालते हुए इंस्पेक्टर अब्बास से कहा, नहीं, मुझे नहीं पता। यह कहने के बाद अनिका अपनी कार में बैठकर यूनिवर्सिटी से निकल गई। दिल्ली हाईवे से जब अनिका मल्होत्रा हाउस की ओर ड्राइव कर रही थी, तब रियर व्यू मिरर में उसने नोटिस किया कि कुछ कार और बाइक पर कुछ लोग अनिका का पीछा कर रहे थे। वहां आकाश गुलेरिया के एजेंट मयूर गुलेरिया को आज अनिका का डीएनए सैंपल हासिल करने का मौका मिला था। जब अनिका अपने घर से बाहर निकली थी, मयूर किसी भी तरह आज अनिका के पास उसका डीएनए सैंपल हासिल करना चाहता था। मयूर जो गुलेरिया परिवार का हिस्सा भी था और वफादार भी था, उसे किसी भी कीमत पर आकाश गुलेरिया ने सौंपा हुआ काम आज पूरा करना था। सुबह जब अनिका अपने घर से निकली थी, ठीक उस वक्त से मयूर अनिका का पीछा कर रहा था। जब मयूर ने देखा कि अनिका कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर गई थी, तब मयूर ने एक प्लान बनाया। मयूर ने ऐसे कपड़े पहने जिससे मयूर और यूनिवर्सिटी के बाकी स्टूडेंट के बीच फर्क पता न चले। मयूर किसी तरह अनिका से टकराकर उसके पास से डीएनए सैंपल हासिल करना चाहता था, मगर मयूर ऐसा कर पाता ठीक उससे पहले अनिका पर उस अनजान आदमी ने अटैक किया। उसके बाद से लेकर अब तक मयूर उस अनजान अटैकर का पीछा करने लगा था। अटैकर काफी प्रोफेशनल था। भीड़ के बीच में से छुपाकर कॉलेज कैंपस की दीवार कूदकर वह दिल्ली के क्राउडेड रास्ते से निकलकर वह लोगों के बीच में खो गया। मगर मयूर भी इन कामों में काफी शातिर और चालाक था। मयूर ने किसी तरह उस अटैकर पर से अपनी नजर हटने नहीं दिया। काफी देर उस अटैकर का पीछा करने के बाद मयूर ठीक उस अटैकर के पीछे चलने लगा था। मयूर किसी भी तरह उस अटैकर को अपने कब्जे में लेना चाहता था, जिससे उसे पता चले कि आखिर अनिका पर कौन हमला करना चाहता था। यह इंफॉर्मेशन आकाश गुलेरिया के लिए उतनी ही जरूरी होती जितना डीएनए सैंपल हासिल करना। कुछ देर बाद चलते चलते वह अटैकर एक सुनसान गैरेज में आ पहुंचा। जब अटैकर को यह यकीन हो गया कि अब उसके पीछे ना तो पुलिस थी और न ही अनिका और यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी गार्ड, तब उसने चैन की सांस ली। अपने हाथ में मजबूती से पकड़ रखी अनिका के बालों को हाँफते हुए एक बार देखा और अपनी दूसरी जेब से प्लास्टिक बैग निकालकर उस प्लास्टिक बैग में अनिका के बालों को हिफाजत से रख दिया। जैसे ही अटैकर ने प्लास्टिक बैग का जीप लॉक बंद किया, वैसे ही मयूर ने अटैकर को गर्दन से दबोचकर जमीन पर पटक दिया। अटैकर के हाथ से वो प्लास्टिक बैग छीनते हुए मयूर ने वह प्लास्टिक बैग अपनी जेब में रख ली। अब मयूर के पास अनिका का डीएनए सैंपल आ चुका था। आकाश गुलेरिया ने दिया हुआ मिशन मयूर ने पूरा कर लिया था, मगर मयूर को इस अटैकर से अभी बहुत कुछ उगलवाना बाकी था। मयूर जानना चाहता था, अगर करण गुलेरिया ने आकाश को अनिका के डीएनए सैंपल लाने को कहा था, तो इसका एक ही मतलब हो सकता था कि करण गुलेरिया को शक था कि अनिका उसकी बायोलॉजिकल औलाद थी, और अगर यह बात सही थी तो कहीं न कहीं अनिका मयूर गुलेरिया की कजिन बहन होती। जैसे ही मयूर ने उस अटैकर की गर्दन पर जोर डालते हुए उससे सच उगलवाने की कोशिश की, उस आदमी ने मयूर की आंखों में धूल झोंककर वहां से भागने की कोशिश की, मगर मयूर ने भाग रहे अटैकर पर पांव पर जोर से पकड़ लिया। तभी पास पड़ी एक रॉड से अटैकर ने मयूर के हाथ पर जोर से वार किया। दर्द से मयूर के मुख से चीख निकल गई। जब दोबारा मयूर ने अपनी आंखें खोलकर देखा तो अटैकर वहां से गायब हो चुका था। वो अटैकर दिखने में भले ही किसी यंग स्टूडेंट जैसा लग रहा था, मगर एक बात देखकर मयूर भी हैरान हो गया था कि उस लड़के में गजब की स्पीड थी। ऐसा पहली बार हुआ था दिल्ली में कि कोई आदमी मयूर की गिरफ्त से आकर इस तरह भाग निकला हो। मयूर ने अपनी जेब से फोन निकालकर आकाश को फोन लगाया। मुझे डीएनए सैंपल मिल गए हैं। मयूर ने आकाश को जो कुछ भी हुआ था वह इन्फॉर्म कर दिया। अनिका पर अटैक हुआ है यह सुनकर आकाश भी कुछ परेशान हो गया। आकाश ने मयूर को फोन पर इंस्ट्रक्शन करते हुए कहा,
अनिका की हिफाजत करो, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। हो सकता है वो हमारी बहन हो। भले ही मयूर आकाश गुलेरिया का सेकेंड कजिन था, मगर बचपन से लेकर आज तक वह गुलेरिया खानदान का हिस्सा रहा था। मयूर आकाश को अपने सगे भाई से भी ज्यादा रिस्पेक्ट करता था। मयूर ने फोन पर आकाश को विश्वास दिलाते हुए कहा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं हमारी बहन को कुछ नहीं होने दूंगा। आकाश ने मयूर को फोन पर पूछा, तुम्हें यकीन है ना यह डीएनए सैंपल अनिका की ही है? कहीं रास्ते में सैंपल के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई? आकाश की बात का जवाब देते हुए मयूर ने कहा, हो ही नहीं सकता, सारा वक्त मेरी नजरें उसे अटैकर पर गड़ी हुई थी। यह हो ही नहीं सकता कि डीएनए सैंपल के साथ कोई छेड़छाड़ हुई हो। जो डीएनए सैंपल इस वक्त मेरे पास है वो अनिका की ही है। मल्होत्रा हाउस के पास पहुंच रही अनिका ने फिर से रेयर व्यू के पीछे चल रही गाड़ियों को देखा। गाड़ियों को इस तरह पीछा करते हुए देख अनिका को कहीं न कहीं पूरी की पूरी सिचुएशन थोड़ी फिल्मी लग रही थी। अचानक ही अनिका को लगने लगा था कि जैसे वह किसी बॉलीवुड मूवी की हीरोइन का रोल कर रही हो और कुछ गुंडे उसका पीछा कर रहे थे। मुस्कुराती हुई अनिका ने कार मल्होत्रा हाउस की पार्किंग एरिया में पार्क की और घर के अंदर चली गई। अनिका को नहीं जानना था कि कौन उसका पीछा कर रहा था और न ही अनिका को पीछा करने वालों से कोई डर लग रहा था। अनिका अपने कमरे में जाकर अपने लैपटॉप पर रिया ने दिया हुआ काम पूरा करने की कोशिश करने लगी। करण गुलेरिया ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट नानू के नाम से ही रजिस्टर किया था। इस अकाउंट पर ना ही कोई और दोस्त था और ना ही किसी और की चैटिंग, ना ही कोई तस्वीर थी, ना ही कोई इन्फॉर्मेशन। इंटरनेट पर कुछ देर सर्च करने के बाद जब अनिका को कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई, तब अनिका ने रिया को मैसेज करते हुए कहा, मैं सिर्फ इतना जान पाई हूँ उनके अकाउंट से कि यही दिल्ली में रहते हैं, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। रिया ने अनिका के मैसेज का रिप्लाई करते हुए लिखा, तुमने ठीक से ट्राई नहीं किया होगा। अगर तुम चाहो तो यह काम तुम्हारे लिए चुटकी बजाने जितना आसान है। आई नो माई मॉम इज द बेस्ट ब्रिलियंट लेडी ऑन दिस प्लेनेट। अपनी नन्ही सी बेटी के लिए इतना भी नहीं करोगी मम्मा? अनिका जानती थी कि तारीफें करके अपना काम निकलवाना रिया को बहुत अच्छी तरह आता था। रिया की बातों का रिप्लाई करते हुए अनिका ने लिखा, ठीक है मेरी नन्ही गुड़िया, अब मम्मा बहुत थक गई है, आज मुझे सो जाने दो। मैं कल आई विल ट्राई माई बेस्ट टू फाइंड आउट हु इज योर फैन नानू। उस बच्ची का ऑपरेशन अगले दिन था, इसलिए अनिका चाहती थी कि रात को अनिका को अच्छी नींद मिले ताकि सर्जरी के वक्त अनिका अलर्ट माइंड से ऑपरेशन कर सके। अगले दिन सुबह ठीक 7 बजे अनिका दिल्ली यूनिवर्सिटी मेडिकल साइंस की हॉस्पिटल वाली बिल्डिंग में पहुंची। कुछ ही देर में ऑपरेशन शुरू होने वाला था। अपनी कार पार्किंग लॉट में पार्क करके अनिका हॉस्पिटल बिल्डिंग की ओर आगे बढ़ने लगी। ऑपरेशन थिएटर के बाहर डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की एक लंबी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। सभी लोग आज अपने फेवरेट और मोस्ट रिप्यूटेड सर्जन डॉक्टर अमृता का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ऑपरेशन शुरू करने से पहले सारे डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को डिसइंफेक्शन प्रोसेस से गुजरना होता था। एक के बाद एक 4 बाय 4 की ग्रुप में सारे अटेंडिंग डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ डिसइंफेक्शन रूम में जाकर अपने आप को डिसइंफेक्ट करने लगे। इस भीड़ में सबसे पीछे अपनी नजरें एंट्रेंस पर जमाए हुए प्रीति डॉक्टर अमृता का इंतजार कर रही थी। जब ज्योति बुआ का ऑपरेशन हुआ था तब प्रीति को यह लगा था कि अनिका ही डॉक्टर अमृता थी, मगर उस वक्त अनिका ने यह कहकर टाल दिया था कि डॉक्टर अमृता काफी बिजी होने की वजह से जल्दी चली गई थी। मगर प्रीति को आज तक अपनी बहन की उस बात पर पूरी तरह विश्वास नहीं हुआ था। कहीं न कहीं प्रीति के मन में यह सवाल आज भी चल रहा था कि कहीं उसकी बहन अनिका ही डॉक्टर अमृता तो नहीं। तभी आसपास खड़ी स्टूडेंट आपस में बात करने लगे, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आज मैं डॉक्टर अमृता के साथ सर्जरी करने वाला हूँ। वी आर द मोस्ट लकी ऑफ ऑल द पोस्ट ग्रेजुएट्स। तभी एक लड़की ने कहा, मगर हम में से सबसे ज्यादा लकी तो प्रीति है जो उनके अंडर पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाली है। न जाने आने वाले 2 सालों में
ऐसी कितनी सर्जरी करने का मौका प्रीति को मिलेगा डॉक्टर अमृता के साथ। तभी सबको चुप कराते हुए डॉक्टर शालिनी ने कहा, प्लीज मेंटेन साइलेंस, और यह मत भूलो कि डॉक्टर अमृता इस देश की सबसे बिजी न्यूरो सर्जन है। सर्जरी करने का मौका तो बहुत दूर की बात है, मुझे नहीं लगता कि आने वाले पोस्ट ग्रेजुएशन के 2 सालों में प्रीति वापस कभी डॉक्टर अमृता का चेहरा भी देख पाएगी। इनफैक्ट तुम सब लकी हो कि तुम्हें अपने मेंटर के अंदर ट्रेनिंग लेनी मिलेगी। इस बेचारी लड़की का हाल तो कुछ ऐसा होगा कि पेपर पर जरूर यह डॉक्टर अमृता की अंडर स्टडी कहलाएगी, मगर इनके पोस्ट ग्रेजुएशन के वैल्यू किसी कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स से कम नहीं होगी। अब चलो सब लोग अपने आप को डिसइंफेक्ट करके हैंड ग्लासेज, फेस मास्क, स्क्रब पहन लो। तुम्हारी उंगली में लगा एक छोटा सा इन्फेक्शन पेशेंट के लिए जानलेवा हो सकता है। कम ऑन, मूव इन। रोहित श्रीवास्तव ने अपना प्रोटेक्शन गियर पहन लिया था। लास्ट मिनट पेशेंट की रिपोर्ट की ऑब्जर्वेशन करने के बाद डॉक्टर अमृता के लिए एक सीट पर काफी नीटली रोहन ने सारे ऑब्जेक्शन लिख दिए थे। डिसइंफेक्टिंग रूम के अंदर जा रही प्रीति को रोकते हुए डॉक्टर शालिनी ने कहा, सुनो प्रीति, तुम इस ऑपरेशन में डॉक्टर अमृता को सर्जिकल टूल्स और सर्जिकल स्पॉन्ज सप्लाई करने का ख्याल रखोगी। प्रीति यह सुनकर हैरान रह गई। अक्सर ऐसा टास्क नर्सेज और मेडिकल स्टाफ किया करते थे, मगर प्रीति के पास डॉक्टर शालिनी की कमांड को मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। जैसे ही प्रीति डिसइंफेक्टिंग रूम के अंदर दाखिल हुई, लॉबी में खड़ी डॉक्टर शालिनी की नजर एलिवेटर से निकल रही अनिका पर पड़ी। अनिका को वहां देखकर डॉक्टर शालिनी हैरान हो गई। डॉक्टर शालिनी ने अनिका को एलिवेटर से बाहर निकलकर स्पेशली डॉक्टर अमृता के लिए अलॉट किए गए चेंजिंग रूम में जाते हुए देखा। डॉक्टर शालिनी ने तुरंत ही पास खड़े रोहन श्रीवास्तव से कहा, क्या तुमने देखा? वहाँ पर अभी अभी वह अनिका लिफ्ट से निकलकर डॉक्टर अमृता के लिए बनाए गए चेंजिंग रूम में गई। रोहन डॉक्टर शालिनी की बात सुनकर हैरान रह गया। शालिनी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, यह लड़की क्या करना चाहती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहीं वह डॉक्टर अमृता को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहती। डॉक्टर शालिनी की यह बात सुनते ही रोहन ने अपने हाथ की फाइल डॉक्टर शालिनी को थमाई और डॉक्टर अमृता के लिए अलॉट किए गए रूम की ओर दौड़ने लगा। डॉक्टर सक्सेना ने सभी लोगों से पहले ही कह दिया था कि डॉक्टर अमृता लोगों के सामने नहीं आना चाहती थी, इसलिए वह हॉस्पिटल पहुंचकर सीधे अपने चेंजिंग रूम में जाएंगी और अपना सर्जिकल गाउन और सर्जिकल फेस मास्क लगाकर ऑपरेशन थिएटर में आएंगे। इसका साफ मतलब यह था कि आज भी डॉक्टर अमृता की शक्ल कोई नहीं देख सकता था। डॉक्टर सक्सेना ने रोहन से यह भी कहा था कि इस बात का खास ध्यान रखा जाए कि डॉक्टर अमृता को किसी तरह की तकलीफ न पहुंचे। उनकी प्राइवेसी का खास ध्यान रखा जाए। अगर वह नहीं चाहती कि लोग उन्हें देखें, तो हमें भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम उनकी प्राइवेसी का खास ध्यान रखें। जब रोहन दौड़कर डॉक्टर अमृता के लिए असाइन किए गए चेंजिंग रूम की ओर पहुंचा, तब उसने अंदर टेबल पर अपना पर्स रख रही अनिका को देखा। रोहन ने अंदर जाकर अनिका पर चिल्लाते हुए कहा, व्हाट नॉनसेंस इज दिस? यह क्या कर रही हो तुम? मैंने तुमसे कहा था कि इस ऑपरेशन से दूर रहो, डॉक्टर अमृता से दूर रहो, फिर भी तुम इस तरह जबरदस्ती इस ऑपरेशन में शामिल होने की कोशिश कर रही हो। रोहन की बातों पर ध्यान न देते हुए अनिका ने हुक पर टंगा हुआ सर्जिकल गाउन अपने हाथों में ले लिया। रोहन का गुस्सा अब हर सेकेंड के साथ दोगुना हो रहा था। अनिका के बिल्कुल पास आकर रोहन ने तेज आवाज में अनिका से कहा, यहाँ पर एक बच्चे का ऑपरेशन हो रहा है, क्या तुम इस चीज की अहमियत समझती हो? रोहन की आंखों में आंखें डालते हुए अनिका ने कहा, अगर मैं सर्जिकल गाउन नहीं पहनूंगी तो ऑपरेशन कैसे कर पाऊंगी? अनिका की बात रोहन के कान पर पड़ते ही हैरानी से रोहन ने अनिका की ओर आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। अचानक गुस्से से लाल रोहन की आंखों में कंफ्यूजन छा गया था। अनिका ने अपना सर्जिकल गाउन, हैंड ग्लव्स और फेस मास्क पास रखे टेबल से उठाए और चेंजिंग रूम में अब बने वॉशरूम में चली गई। हैरान रोहन के पांव जैसे जमीन पर ही जम गए थे। रोहन मन ही मन सोचने लगा कि क्या मिस अनिका के कहने का मतलब यह था कि वही डॉक्टर अमृता थी, मगर यह कैसे हो सकता है?
अभी रोहन यह सब कुछ सोच ही रहा था कि अनिका अपना सर्जिकल गाउन और हैंड ग्लव्स पहनकर बाहर आई। अनिका को इस तरह अपने सामने देखकर रोहन कुछ सोचने समझने की शक्ति खो बैठा था। मन ही मन रोहन गुस्से की जगह अब खुशी ने ले ली थी। आखिर वह जिसे अपना आइडल मानता था वह डॉक्टर अमृता ठीक उसके सामने खड़ी थी। रोहन को खुद पता नहीं चला कि कब अचानक रोहन के हाथ अनिका के सामने जुड़ गए। रोहन ने अनिका को देखते हुए कहा, आई एम सॉरी डॉक्टर अमृता, मैं बता नहीं सकता कि आज आपको देखकर मैं क्या फील कर रहा हूँ। आप तो मेरे लिए। इससे पहले कि रोहन अपनी बात पूरी कर सकता, मुस्कुराती हुई अनिका ने रोहन को देखते हुए कहा, डॉक्टर अमृता तुम्हारी तरह एक सीधी सादी इंसान है, कोई भगवान नहीं। हम भी बाकी आम लोगों की तरह अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करते हैं। रोहन और अनिका आगे कुछ बात करें तभी दरवाजे से डॉक्टर शालिनी कुछ और लोगों के साथ अंदर दाखिल हुई। इससे पहले कि कोई अनिका का चेहरा देखे, अनिका ने जल्दी से अपना फेस मास्क और सर्जिकल कैप पहन ली। अंदर आते ही डॉक्टर शालिनी ने ठीक सामने खड़े रोहन से पूछा, क्या डॉक्टर अमृता आ गई? तभी अपने ही पीछे खड़ी अनिका को रोहन ने देखा। अनिका ने रोहन को चुप रहने का इशारा किया। सर्जिकल गाउन और फेस मास्क से पूरी तरह ढकी हुई डॉक्टर को देखकर डॉक्टर शालिनी ने रोहन से पूछा, क्या यही डॉक्टर अमृता हैं? रोहन ने बिना कुछ बताए हाँ में अपना सर हिला दिया। यह सुनते ही एक बड़ी सी स्माइल देकर डॉक्टर शालिनी ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस की तरफ से मैं सीनियर डॉक्टर शालिनी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। वी ऑल आर वेरी प्लीज टू हैव यू हियर। मैं बता नहीं सकती मुझे पर्सनली कितनी खुशी हो रही है आपको यहाँ देखकर। डॉक्टर शालिनी की फेक स्माइल और फेक बातें सुनकर अनिका ने अपनी आवाज बदलते हुए रोहन से कहा, हम ऑपरेशन थिएटर की ओर आगे बढ़े। अचानक ही अपने ख्यालों से बाहर निकलकर रोहन ने कहा, यस यस प्लीज कम डॉक्टर अमृता दिस वे। जैसे ही डॉक्टर अमृता और बाकी का स्टाफ कमरे से निकलकर ऑपरेशन थिएटर की ओर आगे बढ़ने लगा, तो अब डॉक्टर शालिनी ने रोहन को रोकते हुए पूछा, वह अनिका कहाँ गई? मैंने अपनी आंखों से उसे इस कमरे में आते हुए देखा है, वह जरूर यहीं कहीं छुपी होगी। रोहन अब तक यह बात अच्छी तरह समझ चुका था कि अनिका बिल्कुल नहीं चाहती थी कि लोग यह जाने कि वही डॉक्टर अमृता थी, वजह चाहे जो भी हो। डॉक्टर सक्सेना ने रोहन से कहा था कि डॉक्टर अमृता की प्राइवेसी का खास ध्यान रखा जाए। बात को टालते हुए रोहन ने कहा, इस वक्त हमें सर्जरी पर ध्यान देना चाहिए मैम। और फोकस शुड बी ऑन द चाइल्ड सर्जरी डॉक्टर शालिनी। यह कहते हुए रोहन डॉक्टर शालिनी को उस कमरे से बाहर ले गया। ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर पहुंचते ही अनिका का ध्यान हाथ में सर्जिकल टूल्स की ट्रे पकड़ी हुई प्रीति पर पड़ी। प्रीति के पास आकर अनिका ने अपनी आवाज मोटी करते हुए कहा, आई एम सॉरी, मगर इस साल भी मैं बहुत बिजी चल रही हूँ। मैंने डॉक्टर सक्सेना से कह दिया है कि वह तुम्हें अपनी अंडर स्टडी बना लेंगे। तुम अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन उनके अंडर कर सकती हो। फेस मास्क और चेहरे पर सर्जिकल गोगल्स के आर पार दिख रही आंखें प्रीति को काफी जानी पहचानी लग रही थी। चाहे अनिका आवाज बदलकर बात करने की कोशिश कर रही थी, मगर कहीं न कहीं प्रीति को यह आवाज भी किसी करीबी की महसूस हो रही थी। तभी पीछे से डॉक्टर शालिनी ने आकर अनिका से कहा, डॉक्टर अमृता, आई विल जस्ट वांट टू अलर्ट यू कि यहाँ अभी अभी अनिका नाम की एक लड़की ने जबरदस्ती घुसने की कोशिश की है। वह जबरदस्ती आपकी ऑपरेशन अटेंड करना चाहती है, मगर आप फिक्र मत कीजिएगा। नजर आते ही हॉस्पिटल अथॉरिटी से कहकर उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाएगी। अनिका का एक हाथ पकड़कर डॉक्टर शालिनी कहने लगी, दरअसल वह औरत बहुत ही चालाक और शातिर है। अपने कनेक्शंस का गलत फायदा उठाकर वो अपने और अपने करीबियों के लिए फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है कि आप पर भी उसने कोई दबाव बनाया होगा ताकि आप उसकी सगी बहन प्रीति को अपनी अंडर स्टडी बना ले। मगर उस चालाक औरत को इससे पहले कि डॉक्टर शालिनी अपनी बात पूरी करती, अनिका ने शालिनी से कहा, अच्छे और बुरे की समझ मुझे तुमसे लेने की कोई जरूरत नहीं है। अनिका ने शालिनी से यह बात तो कह दी, मगर कहते वक्त वह अपनी आवाज बदलना भूल गई। डॉक्टर अमृता की आवाज सुनते ही डॉक्टर शालिनी की आंखें चौड़ी हो गई। किसी तरह अनिका डॉक्टर शालिनी को अवॉइड करते हुए
वहां से चली गई और सीधे ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। डॉक्टर शालिनी समझने की कोशिश कर रही थी कि अभी अभी उसने जो सुना था क्या वह सही था, और अगर वह सही था तो मतलब साफ था कि अनिका ही डॉक्टर अमृता थी। धीमे कदमों से डॉक्टर शालिनी ऑपरेशन थिएटर के अंदर एंटर हुई। पेशेंट की रिपोर्ट की जांच कर रही डॉक्टर अमृता को देखकर डॉक्टर शालिनी समझने की कोशिश कर रही थी कि सर्जिकल गाउन और मास्क के पीछे छुपी देश और दुनिया की इतनी बड़ी न्यूरो सर्जन क्या सचमुच अनिका हो सकती थी। सामने खड़ी डॉक्टर अनिका बड़े ही ध्यान से बच्चे के सर पर मार्कर पेन से इंसिशन लाइन बनाने लगी। ऑपरेटिंग टेबल के ठीक सामने खड़ी डॉक्टर शालिनी का मुंह खुला था और आंखें बिल्कुल चौड़ी थी। वह बिना कुछ सोचे समझे ऑपरेटिंग टेबल के पास खड़े जूनियर डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को देखे जा रही थी। ऑपरेटिंग टेबल के आसपास जितने भी लोग मौजूद थे उनकी एक्साइटमेंट अब बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। इस वक्त सारे डॉक्टर मिलकर डॉक्टर अमृता के साथ मिलकर बच्चे के ऑपरेशन की अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। सभी के चेहरे पर एक ही लक्ष्य था, उस बच्चे की जान बचाना। प्रीति को असाइन की हुई हर ड्यूटी वो बड़े ही ध्यान से निभा रही थी। प्रीति आज से पहले कभी भी ऑपरेशन थिएटर में दाखिल नहीं हुई थी। यह पहली बार था जब प्रीति के सामने कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा था। प्रीति की मेहनत और लगन को देखकर अनिका को इस बात का यकीन हो गया था कि प्रीति की सिफारिश डॉक्टर सक्सेना से करके उसने कोई गलती नहीं की थी। सर पर बनाई गई लाइंस पर क्रीनियोटोमी परफॉर्म करनी थी, यानी लाइन पर ध्यान से कट बनाने थे, जिसके लिए डॉक्टर शालिनी को अपॉइंट किया गया था। मगर जैसे ही डॉक्टर शालिनी ने स्केलपन अपने हाथ में पकड़ी, अनिका समझ गई थी कि डॉक्टर शालिनी किसी और ख्यालों में थी। डॉक्टर शालिनी ऑपरेटिंग टेबल पर पड़े बच्चे को जरूर देख रही थी, मगर उसके अंदर बार बार एक ही सवाल घूम रहा था कि क्या डॉक्टर अमृता ही अनिका है। एक सर्जन को सबसे पहले ऑपरेटिंग टेबल पर जाने से पहले अपने दिमाग के सारे टेंशन और कंफ्यूजन ऑपरेशन थिएटर के बाहर रखकर आना होता है। यह न सिर्फ उसकी जिम्मेदारी है बल्कि पेशेंट की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। यह बात हर डॉक्टर को अपनी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में समझाई जाती थी, मगर डॉक्टर शालिनी, जिसने अब तक कम से कम 100 सर्जरी खुद परफॉर्म की थी, वह आज बेसिक बात भूल गई थी। इससे पहले कि डॉक्टर शालिनी अपने मन में कोई और बात सोचते हुए बच्चे पर क्रेनियोटोमी परफॉर्म करती, अनिका ने उसे रोकते हुए कहा, तुम रहने दो डॉक्टर, यह मैं कर लेती हूँ। ऑपरेटिंग टेबल के आसपास खड़े बाकी डॉक्टर और स्टूडेंट समझ गए थे कि डॉक्टर अमृता को शालिनी पर भरोसा नहीं था। जब अनिका ने डॉक्टर शालिनी के हाथों से स्केल पेन लेने की कोशिश की, तब कुछ सेकेंड के लिए डॉक्टर शालिनी ने अपने हाथों से स्केल पेन को मजबूती से पकड़ रखा था, मगर वह जानती थी कि सर्जरी की हेड डॉक्टर अमृता थी और उनके कमांड के मुताबिक ही ऑपरेटिंग रूम में सभी को चलना होगा। स्केल पेन डॉक्टर अमृता के हाथ में देकर डॉक्टर शालिनी ऑपरेटिंग टेबल से पीछे हट गई। अनिका ने बच्चे के सर के बिल्कुल पास जाकर क्रेनियोटोमी परफॉर्म करना शुरू किया। कुछ देर तक ऑपरेटिंग रूम में पिन ड्रॉप साइलेंस रहा। सभी लोग डॉक्टर अमृता के इशारे पर अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। तभी अचानक अनिका ने डॉक्टर शालिनी की ओर अपना हाथ बढ़ाया। डॉक्टर शालिनी के पास सर्जिकल नाइफ की ट्रे पड़ी थी। कुछ देर तक डॉक्टर शालिनी समझ नहीं पाई कि अनिका क्या चाहती थी। अचानक ट्रे में से एक फॉरसेप्स निकालकर डॉक्टर शालिनी ने अनिका के हाथ में थमा दिया। तभी जल्दी से प्रीति ने ट्रे से एक दूसरी नाइफ लाकर अनिका के हाथ में थमा दी। तेज नजरों से डॉक्टर शालिनी को देखते हुए अनिका ने कहा, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि ऑपरेशन की किस स्टेज पर एक सर्जन को किस इक्विपमेंट की जरूरत होती है? इससे पहले क्या तुमने कोई सर्जरी होती हुई नहीं देखी? किस बेवकूफ ने तुम्हें सर्जरी करने का मौका दिया है? ऑपरेशन रूम में किन ख्यालों में खोई हुई हो तुम? तुमसे बेहतर तो किसी कॉलेज के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट होंगे जो अपनी मेहनत और लगन से किताबें पढ़कर और अलग अलग वीडियोज देखकर इतना तो समझ ही जाते हैं कि सर्जरी की कौन सी स्टेज पर सर्जन को कौन सी इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर अमृता के मुंह से निकला हर एक शब्द शालिनी के लिए जहर से कम नहीं था। देश की सबसे बड़ी न्यूरो सर्जन ने
जूनियर डॉक्टर्स और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के सामने डॉक्टर शालिनी को फायरिंग दी थी। इतनी अहम सर्जरी के वक्त डॉक्टर शालिनी की इतनी बड़ी गलती उसका करियर बर्बाद कर सकती थी। अनिका का ध्यान पूरी तरह से बच्चे के ऑपरेशन पर था। कुछ देर सर्जरी करने के बाद अनिका ने अपने मेडिकल इक्विपमेंट्स प्रीति ने पकड़ी हुई ट्रे के अंदर रखे और अपने हैंड ग्लव्स निकालते हुए रोहन श्रीवास्तव से कहा, प्लीज पुट ऑफ द स्टिचेज। शांत और बिल्कुल स्थिर हाथों से रोहन ने बच्चे की सर पर स्टिचेज लगाने शुरू कर दिया। जैसे ही अनिका ऑपरेशन रूम के एक कोने में बने टेबल पर जाकर पानी पीने लगी, अचानक ही पीछे से डॉक्टर शालिनी अनिका के पास आई और अनिका के चेहरे से उसका मास्क हटाने लगी। इस झटके से अनिका ने डॉक्टर शालिनी का हाथ अपने चेहरे से हटा लिया। झटके के कारण शालिनी को एक जोर का धक्का लगा और वह पास पड़े स्ट्रेचर पर जा गिरी। स्ट्रेचर से टकराकर जमीन पर डॉक्टर शालिनी के गिरने की आवाज इतनी तेज थी कि स्टिचेस ले रहे रोहन को लगे शॉक की वजह से उसके हाथ में पकड़े हुए इक्विपमेंट्स बच्चे के सर पर गिरे और कमरे में मौजूद सभी लोग के मुंह से एक चीख निकल गई। यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। आपके एक कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है।